बात का ये मत सोचो गुरुजी रोज बोलते हैं, बोलते ही नहीं है। रोज चूड़ी नहीं पकड़ी जाती, एक ही दिन पकड़ी जाती है। बस डिपेंड ऑन माई IQ। जिस दिन कहीं हिट कर गया, ज्यादा ट्रिगर कर गया, उस दिन तो फिर आवाज तक नहीं निकलेगी। तो क्लास में आने के बाद 2 बार 3 बार हम बोल रहे हैं आप शांत हो जाओ, तो शांत हो जाओ और बोलने का इंतजार ही मत करो ना। बताइए कहां तक कल पहुंचे थे? 126। ठीक है, आज उसके आगे चलेंगे हम लोग। ये वाला क्वेश्चन कर लिया था हम लोगों ने, इसके जस्ट आगे चलना है। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन जो है आपका, वो जो कल हम लोगों ने कमीशन के क्वेश्चन किए थे उसी पर बेस्ड है ये। कल हमने कमीशन के 4 सवाल किए थे। 2 में वो कमीशन दे रहा था और बाकी के 2 में वो आपसे डिपॉजिट अमाउंट दे रहा था कि कितना उसने डिपॉजिट किया। उसी पर बेस ये सवाल है, सेम टू सेम। यहां भी वो अपनी कुल बिक्री निकालकर, अब कुल बिक्री से अपनी कमाई निकालकर कंपनी में इतना जमा करता है। तो चलिए, ये पहला ही क्वेश्चन है और पहला ही क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं लगाने के लिए। ट्राई करिए सभी लोग। सेम सवाल है, बस फर्क इतना सा है कि डेटा अलग अलग है। बाकी कंडीशंस और क्वेश्चंस का कंसेप्ट तो हमने कल सिखा दिया था। हर एक बच्चा एक बार इसे ट्राई करो। मैक्सिमम 1 मिनट का समय हम आपको दे रहे हैं, थोड़ा ट्राई करो और बताओ इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या आ रहा है। टोटल बिक्री, टोटल सेल 32,500। वेरी गुड। कितने लोग का आंसर अभी तक आया 32,500? हाथ उठाएंगे। अच्छा, देखो बच्चे, आओ मैं बताता हूं। एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 रुपए, एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 रुपए की खरीद पर 5% कमीशन देती है। 10,000 रुपए तक की खरीद पर 5% कमीशन देती है, 5% कमीशन देती है। और 10,000 रुपए से ज्यादा की बिक्री पर, खरीद पर, और 10,000 रुपए से ज्यादा की खरीद पर 4% कमीशन देती है। यदि यह विक्रेता अपनी कुल बिक्री से कमाई निकालकर कंपनी में 31,100 रुपए जमा करे तो बिक्री बताओ। देखो,
एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 रुपए की खरीद पे कितना देती है? 5। इसका मतलब अगर वह 10,000 तक की बिक्री करवाएगा तो कमीशन कितना है? तो कमीशन है 5। लेकिन 10,000 से ऊपर और 10,000 से ज्यादा की बिक्री पर, खरीद पर 4% कमीशन है। 9 मत कर देना, बहुत से लोग 9 कर दिए होंगे, 5 और 4 जोड़ करके 9 लिख दिए होंगे, लेकिन ध्यान देना 9 नहीं होगा, क्योंकि ये भी क्या है? कमीशन है, और ये भी क्या है? कमीशन है, बोनस नहीं है यहाँ पे कोई। हाँ, अगर वो ये कहता कि 10,000 रुपए तक के सेल्स पर हम 5% कमीशन देते हैं और 10,000 रुपए से ऊपर के सेल्स पर हम 4% बोनस देते हैं, तो ये 9 हो जाता। लेकिन बोनस नहीं है, 10,000 तक 5% कमीशन और 10,000 के ऊपर 4% कमीशन है, बोनस नहीं है। तो जोड़ मत देना भाई। यहां 5%, इसके ऊपर सिर्फ 4% है। 5 4 9 नहीं है, ओनली 4%। इसके ऊपर सेल्स करोगे कमीशन 4%। अब वही पिछले वाले सवाल की तरह ही आपको मानना है कि मानो सारे सेल्स पर कमीशन कितना होता? मानो सारे के सारे सेल्स पर कमीशन कितना होता? सारे सेल्स पर कमीशन होता 4%। और अगर सारे सेल्स पर कमीशन होता 4%, तो मेरे लाल यहां तो 4 मिल ही रहा था, बट यहां जहां 5 मिल रहा था बच्चे, यहां भी 4 मिलने लगेगा। तो इसका मतलब हमारा 1% कमीशन क्या हो जाएगा? कम। तो 10,000 का 1%, तो हमारा 100 रुपया कमीशन क्या हो गया? कम। और अगर हमारा कमीशन 100 रुपया कम, तो कंपनी में 100 रुपया डिपॉजिट ज्यादा। भाई हमारा कम हुआ मतलब हमसे ले लिया गया, हमारा कम हुआ तो हम कंपनी में ज्यादा जमा करेंगे। तो कंपनी में हम जमा कितना कर रहे थे? 31,100। लेकिन अब कितना जमा करेंगे? 31,200, जो कि हमारा कमीशन कम, तो कंपनी में डिपॉजिट बढ़ गया। इतना डिपॉजिट करेंगे हम। वैसे डिपॉजिट कितना कर रहे हैं? क्योंकि हम सारे पे 4% माने हैं, तो हम डिपॉजिट कर रहे हैं 96%। तो 96 की वैल्यू है बच्चे 96/100। 96% डिपॉजिट, तो कितना डिपॉजिट? 96। और है कितना मेरे लाल? 100। तो 96 की वैल्यू ये है। अब 96 की वैल्यू ये है, अब 96 की वैल्यू ये है जो कि कितने गुने पे है? तो 96 इज इक्वल टू दिस, कितना गुना गया? तो ये जाएगा आपका 325 गुना। ये जो अभी बोल रहे थे ना आप कि 32,500, उस हिसाब से कितना गुना? 325 गुना। तो आपको सेल्स चाहिए ना, इसका 325 गुना करोगे तो 32,500। अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लीजिए, आप कैलकुलेट भी कर लीजिए, आपको आ जाएगा 32,500। सही है? 32,500 इसका कुल सेल्स होगा। तो हम यहां भी वर्बली चले जाते, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि बहुत से बच्चा 5 4, कितने लोग इसमें ऐसे थे जो 5 4 9 कर दिए थे? बताओ, बहुत से लोग कर दिए थे ना कंफ्यूजन्स में आके। तो ध्यान रखना बच्चे, ये बोनस नहीं था, ये 5% कमीशन था, और इसके ऊपर अगर हम गए तो 4% वो भी क्या है? कमीशन है, बोनस नहीं है। बोनस होता बाबू तो आप जोड़ के उसको 9% कर सकते थे। हाँ ठीक है बच्चे, आओ फिर समझते हैं। इसने कहा कि 10,000 तक के सेल्स पर हम कितना कमीशन देंगे? 5। 10,000 के अगर ऊपर गए तो हम आपको क्या देंगे? 4। मतलब अगर आपने 20,000 तक का सेल कराया ना, तो पहले 10,000 पे तो आपको मिलेगा 5, लेकिन आगे के 10,000 पे 9 नहीं, सिर्फ 4 मिलेगा। बोनस नहीं है, कमीशन है। अगर आपने 1 लाख सेल कराया तो 90,000 पे तुमको क्या मिलेगा? 4। बस पहले 10,000 पे क्या मिलेगा? 5। तो हमने लेट किया कि मानो अगर सब पे 4 मिलता हमको, मानो हमने मालिक से कह दिया सर सब पे 4 दो हमको। अब सब पे 4 देता तो यहां तो 4 दे ही रहा था, लेकिन जहां 5 दे रहा था वहां भी हमें 4 मिलने लगेगा। तो इसका मतलब हमने अपना 1% का लॉस करा लिया, हमारा कमीशन 1% क्या हो जाएगा? कम।
तो 10,000 का 1% मतलब 100 रुपया कमीशन कम, तो कंपनी में डिपॉजिट ज्यादा। कितना ज्यादा? जितना हमारा कम हुआ उतना उसमें जमा हो जाएगा। वही क्या है। सो मैं अटेम्प्ट करो, थोड़ा सा ट्राई करो, कोशिश करना, गलत बात नहीं है। ज्यादा समय नहीं देता हूं मैं आपको, इसीलिए कि 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर अगर आप सोच पाओ तो थोड़ा खुरापात करो, क्या कह रहा है, क्या करना चाहिए, एक बार कोशिश करो। बोलो कितना आ रहा है? सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन कितने लोगों का है भैया? सी ऑप्शन कितने लोगों का है? आउट ऑफ कौन बोल रहा है? सी ऑप्शन, गुड। और गर्ल्स में किसी का नहीं? आओ, अब ये कमीशन का सवाल थोड़ा सा डिफरेंट प्रकार से बोल रहा है, कोई बात नहीं, जैसा बोलेगा वैसा करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी महीने में एक व्यक्ति को पहले 1,000 की बिक्री पर A% कमीशन मिलता है और आगे की बिक्री पर B%। मतलब उसने कहा कि जिस महीने भी तुम जो बिक्री करवाओगे ना, वो बिक्री कुछ ऐसी है कि पहले 1,000 पर A%, बाकी के वैल्यू पर B% कमीशन हम देंगे। ठीक है ना? अगर व्यक्ति 2 महीने की आय, मतलब उसका जो सेल्स की अर्निंग थी वो 3,000 और 4,000 है, एवं इस पर मिलने वाला कमीशन 900 और 1,300 है, तो A+B का मान। मतलब समझ रहे हैं, अब की बार कमीशन देने का तरीका ऐसा नहीं है कि इतने करोगे तो 5%, इसके ऊपर जाओगे इतना बोनस, ऐसा नहीं कमीशन देने का तरीका। अब की बार कमीशन देने का तरीका बदल गया। अरे यार, कंपनी का मालिक, 10 प्रकार की कंपनी, 10 प्रकार के मालिक, अपने हिसाब से ना सेल्समैन को कमीशन देंगे। सबके मत अलग होंगे, सबके विचार अलग होंगे, कमीशन देने के तरीके अलग होंगे। सही है कि नहीं? तो कमीशन देने का रास्ता सबका अपना अपना अलग अलग है। अब ये जो कमीशन देने का रास्ता है वो कैसा है पता है? ये रास्ता ऐसा है कि आप चाहे जितना बिक्री करा लो, उस सेल्स में पहले 1,000 पर हम आपको A% कमीशन देंगे और उसके आगे की बिक्री पर हम आपको B% कमीशन देंगे। मतलब अगर आपने 5,000 का बिक्री करवाया तो 1,000 पे A% और बाकी के 4,000 पे B%। आपने 10,000 का बिक्री करवा दिया तो मालिक क्या करेगा? 1,000 पे A% अमाउंट निकाल लेगा और बाकी के 9,000 पे B% अमाउंट निकाल देगा, आपको दे देगा। यह आपका कमीशन है। तो कितना उसने बिक्री करवाया है? क्रमशः 2 महीने 3,000 4,000 का सेल्स करवाया है, बिक्री करवाया है, और इस पे इस कंडीशन के अनुसार 900 कमीशन पाया, इस पे इस कंडीशन के अनुसार 1,300 कमीशन पाया, तो A+B का मान। तो 3,000 की बिक्री हुई है, इसका मतलब पहले 1,000 पे कितना हुआ होगा बच्चे? A% प्लस बचे हुए 2,000 पे। अरे भाई 3,000 की बिक्री हुई है तो पहले 1,000 पे A%, बाकी के 2,000 पे B%, और ये पूरा कमीशन किसके बराबर होगा? और 4,000 था तो पहले 1,000 पे A% और बाकी के 3,000 पे B%, और ये किसके बराबर था? ये बराबर था बच्चे 1,300। बोलो सही है? ये किसके बराबर था? 1,300। तो A+B का मान, आइए A+B का मान निकालते हैं। अब A+B का मान निकालना है, बहुत ध्यान से समझना। माइनस माइनस माइनस, हमने लीनियर इक्वेशंस की तरह सबट्रैक्ट कर दिया तो ये खत्म। यहाँ आएगा -1,000 B% माइनस 400, माइनस से माइनस खत्म, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, B की वैल्यू 40। कैलकुलेशन तो आता ही होगा। B का मान क्या आ गया? 40। अब B का मान 40 कहीं भी रख दो, चलो हमने पहले ही क्वेश्चन में रख दिया B का मान 40। तो 1,000 A%, B का मान 40, 40%, 2,000 का 40% मतलब 800,
इज इक्वल टू 900। तो 1000 A% इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 100। तो ये परसेंट से कटा तो A का मान कितना आ गया? A का मान आ गया 10। A का मान 10। अच्छा, B का मान 40, A का मान 10, तो A प्लस B का मान क्या हो जाएगा? 50। कितना जाएगा? 50। तो कितना जाएगा? 50%। 50 का कितना जाएगा? 50%। समझ गए भाई कि नहीं? क्या भैया? हाँ, इक्वेशन देखो ना, मैं तो अभी तक यही समझा रहा था कि इक्वेशन में ये कह दिया कि जो भी तुम्हारी सेल्स है, जो भी तुम्हारा सेल करके आपने कमाया है कस्टमर्स को बेच के, हम उस पर आपको कमीशन देते हैं। लेकिन कमीशन का तरीका ये है कि जितनी भी आप बिक्री करवाओगे ना, उसके 1000 रुपये, पहले 1000 रुपये हम आपको A% कमीशन देंगे और बाकी के धनराशि पे हम आपको B% कमीशन देंगे। तो उसने कितना सेल्स करवाया है? 3000 और 4000। तो इस 3000 रुपये कमीशन पाया कितना? 900। इस 4000 रुपये पाया 1300। कैसे पाया? तो इस 3000 का जो सेल हुआ उसमें पहले 1000 रुपये A% पाया, तो बचा कितना? 2000। उस पर कितना पाया? और ये पूरा कमीशन किसके बराबर है? 900। 4000 में पहले 1000 रुपये कितना पाया? A%। बाकी के 3000 कितना पाया? B%। और ये पूरा कमीशन किसके बराबर है? 1300। उसके बाद इक्वेशंस को कैलकुलेट लिया। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना कि कमीशन है कि बोनस है और देने का तरीका क्या है। ठीक है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो कम से कम ये तरीके तुम्हें दिख तो रहे ना आपके। अच्छा, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ये सारे वेरिएशंस थे। एक बार पढ़ लिया, अब दोबारा वो गलती नहीं होनी चाहिए। पहली बार तो सब जायज है, नहीं आइडिया लग रहा है आपको, लेकिन पढ़ा आपने कि हाँ एक बार कमीशन दिया, एक बार डिपॉजिट दिया, और कहीं कहीं कमीशन के साथ बोनस देता है, कहीं कहीं कमीशन के साथ बोनस नहीं भी देता है। कमीशन देने का तरीका ऐसा भी हो सकता है। तो तमाम थॉट्स आपको मिल रहे हैं, तो सीख लेने के बाद फिर जब क्वेश्चंस आपके सामने आए तो वहां गलती मत करना। पहली दफा तो हो सकता है भाई आप पहली बार हो, लर्नर हो, आप समझ रहे हो, लेकिन क्वेश्चंस में साफ साफ दिखा रहा है, साफ साफ बोल रहा है कि हमारा कमीशन का तरीका ऐसा है कि जितना बिकवाओगे उसमें पहले 1000 रुपये A% लेंगे, बाकियों पर B% लेंगे। ठीक, आगे अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ बच्चे। ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है? तो देखो भाई, ये अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल थोड़ा और भी बेहतर और टेक्निकल भी करने का प्रयास किया है, लेकिन बड़े आसानी से लगेगा। कैसे सुनना? एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 20% कमीशन देती है। एक कंपनी है, वो अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर, तुम जितना बिकवाओगे, बिकवाओ, जितनी तुम्हारी हिम्मत, जितना तुम्हारा औकात है, जितना बिकवा दोगे उन सब पर तो हम आपको 20% देंगे ही देंगे, किसी भी कीमत पे। और 10% बोनस भी देंगे। देखे, ये मालिक बहुत खतरनाक है, खूब फायदा करा रहा है। कह रहा है और 10% बोनस भी देंगे, लेकिन शर्त रख दिया है कि 10% और 10% बोनस शुद्ध लाभ पर दिया जाएगा। 10% बोनस ऐसे ही नहीं, शुद्ध लाभ, मतलब जो हमें प्रॉफिट होगा। अब तुमको कमीशन दे दिए, सबको बांट दिया और हमें घाटा हो रहा है, न बांटते तो हमें फायदा होता। लेकिन सब कुछ बांटने के बाद भी जो हमें प्रॉफिट होगा, शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट जो मेरा आएगा, उस पर भी हम आपको क्या देंगे? 10% बोनस। मालिक बहुत जेन्युइन था, उसने कहा जितना बिकवाओगे सारे पे तुम्हें 20% तुम्हारा कमीशन रहेगा। सेली अंडरस्टूड है, उसका जिक्र ही मत करो, वो तो तुमको आएगी आएगी। 20% हम कमीशन देंगे। नहीं समझे क्या? समझे ना? लेकिन जो शुद्ध लाभ मेरा होगा ना, नेट प्रॉफिट, उस पर 10% हम आपको क्या करेंगे? बोनस भी देंगे। ठीक है, आगे। इस प्रकार के बोनस लागू करने के बाद, इस प्रकार का जब बोनस उसने लागू किया तो कंपनी का कुल बिक्री और कुल लाभ दिख रहा है। कंपनी का कुल बिक्री, सेल्स, टोटल सेल्स कितना है? 10 लाख। 10 लाख। और कुल प्रॉफिट, कुल लाभ, टोटल प्रॉफिट
टोटल प्रॉफिट 1,32,000। बताइए विक्रेता की कुल आय, मतलब सेल्समैन की कुल आय बतानी है। सेल्समैन की कुल आय कितनी होगी? तो यार देखो साफ साफ है, सेल्समैन की इनकम, मतलब जो बेचने वाला है सेल्समैन, उसकी अर्निंग क्या होगी? तो सेल्समैन को क्या बोला गया है, जितना बिकवा दोगे ना सारे सेल्स का तुम्हें 20% देंगे, और जो हमें मालिक हम हैं, हमें जो नेट प्रॉफिट होगा ना उस पर 10% बोनस देंगे। जो हमें प्रॉफिट होगा नेट प्रॉफिट, उस पर एक फार्मूला भी दिया है। ये मत समझ लेना कि नेट प्रॉफिट ये है, ये टोटल प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट ये है। तो इसने क्या बोला, कुल लाभ माइनस बोनस इज इक्वल टू शुद्ध लाभ, मतलब टोटल प्रॉफिट माइनस बोनस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। तो यार देखो उसने कहा सारे बिक्री पर 20% कमीशन देंगे। किस्मत अच्छी है कि सारी बिक्री पता है, सारा सेल्स पता है, 10 लाख रुपए का सेल हुआ है तो 20% कमीशन तो बन गया उसका। कितना? 2 लाख तो कमीशन बन गया उसका। अब हमें क्या चाहिए, बस खाली उसका बोनस निकाल लें। कमीशन तो कितना पाया वो, 20% निकाल लिया मैंने, बस केवल उसका बोनस निकल जाए कि वो बोनस कितना पा रहा है, बच्चे उसकी अर्निंग पता चल जाएगी। अब प्रश्न आता है गुरुजी बोनस कैसे निकले? कुछ रटना नहीं है, सिर्फ अपने दिमाग पे प्रेशर दो, सोचो। हमें बोनस निकालना है और बोनस किस पे मिलता है? शुद्ध लाभ पर, और शुद्ध लाभ उसका ये है, मतलब जो कुल लाभ आया उसमें से बोनस देने के बाद उसका शुद्ध लाभ यही तो है। और शुद्ध लाभ मतलब वो प्रॉफिट जो मालिक को सारे खर्चे निकालने के बाद कुल प्रॉफिट हो रहा था, जो उसके पॉकेट में जाने वाला प्रॉफिट है, उसमें से हम आपको बोनस देंगे। आप हमारे सबसे अच्छे एम्प्लॉई हैं, इसलिए देंगे क्योंकि तुमको भी हम सुविधा देंगे तो तुम हमको छोड़ के नहीं जाएगा। और अच्छे कर्मचारियों की हमेशा नीड होती है, इतने अच्छे कर्मचारी मिलते भी नहीं। तो देखो अब नेट प्रॉफिट बोनस एंड शुद्ध लाभ कह रहा है कि बोनस मिलेगा शुद्ध लाभ पर। अब हमें शुद्ध लाभ मिले तब ना हम बोनस निकालेंगे। भाई 10% बोनस है किस पे? शुद्ध लाभ पे। अब हमको शुद्ध लाभ या नेट प्रॉफिट मिले तब ना हम बोनस निकालेंगे। हमें नेट प्रॉफिट पता ही नहीं है, ये मिलेगा तब ना निकालेंगे। तो पहले हम इसको निकालें, और जब इसको निकालने गए तो टोटल में से बोनस निकालेंगे तब ये मिलेगा। टोटल तो पता है, अब हम बोनस निकालें तब ना मिलेगा हमको शुद्ध लाभ, तब हम बोनस निकालने गए। अब बोनस कब निकलेगा? जब शुद्ध लाभ मिलेगा। और जब हम शुद्ध लाभ निकालने गए तो जब तब निकलेगा जब बोनस मिलेगा। कैसा फंसाया है ये, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करने लगे। बोनस तब निकलेगा जब शुद्ध लाभ पता, और शुद्ध लाभ कब निकलेगा? जब बोनस पता। टोटल तो दिया ही है, वो फंसा दिया कि नहीं फंसा दिया? लेकिन ये केवल हमको दिख रहा है किसने फंसाया है, बड़े ध्यान से समझना। हमें बोनस कितना मिल रहा है? 10% बोनस, मतलब 1/, इसलिए कह रहा हूं कि परसेंटेज फ्रैक्शंस पढ़ना लिखना आना चाहिए बच्चे। रेशियो की समझ अच्छी नहीं होगी, परसेंटेज फ्रैक्शंस लिखना पढ़ना अच्छा नहीं होगा, मैथ्स में अच्छा नहीं कर सकते आप, ये गारंटी है। अब कह रहा है कि 10% बोनस है किस पे? शुद्ध लाभ पे। अब 10% बोनस तो कितना बोनस? किस पर? शुद्ध लाभ पर। 10 पर कहां, यही तो बकलोल रहेगा तुम लोग। 10% बोनस, कितना बोनस? 1। जो बोलता है सामने वही है। 10% बोनस तो बोनस कितना? 1, लेकिन किस पे? शुद्ध लाभ पर। यानी अगर शुद्ध लाभ तुम्हारा 10 है तो बोनस कितना है? बोनस 1 है, तो गारंटी है कि फिर 11 होना चाहिए, तभी तो ये 10 मेंटेन होगा। तो इससे ये निकला, तो गारंटी है कि फिर ये क्या होना चाहिए? ये 11 यूनिट होना चाहिए, तभी तो 10 बैलेंस होगा। और हमको ये पता है 11 की वैल्यू पता है, 1 लाख 11 1 कम 11 12,000 आएगा।
और बच्चे हमें बोनस चाहिए, 12,000 कर दो। 12,000 आएगा तो ये 2 लाख तो था ही, 12,000 तो 2,12,000। इसका मतलब जो सेल्समैन था उसकी कमाई कितनी हुई? 2,12,000। अच्छा, ईमानदारी बताना बहुत कठिन था क्या? हाँ, लेकिन थोड़ा उलझाया तो था। इसका मतलब किसका खेल था? सिर्फ भाषा का। बार बार पढ़ना था, आराम आराम से पढ़ना था। ये कहना क्या चाह रहा है, रास्ता दिख गया। तो इसीलिए तुमको मैं भरोसा तुम्हारा बढ़ाना चाहता हूं कि बच्चे समझो, सब आसान है, बस कहाँ गड़बड़ी हो रही है, हम शब्द नहीं समझ पा रहे हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूं स्मार्ट कैसे बनोगे? आप पहली बार पढ़ रहे हो, एक बार पढ़ के रिविजन्स मार लो ताकि समझ आ जाए। फिर जब वो फेस करने चलो तो थोड़ा खुरापात भी आपको आना चाहिए। तो परसेंटेज में ही सब कुछ है। अगर ये स्ट्रांग होगा तो आगे कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट पाओगे। तो क्वेश्चंस को बार बार पढ़ा करो, बार बार। एक ही बार में हारी मत मान जाओ कि पढ़ा और नहीं हुआ तो हारी मान गए, नहीं। सुबह लगाए दिक्कत हुआ, शाम को लगाएंगे। एक अच्छे मित्र का अपना ग्रुप बनाओ, जो 2-4 मित्र आपके हैं पढ़ने वाले, उनका ग्रुप बनाओ, और आप उसमें कभी क्वेश्चंस कुछ उलझा तो उसमें शेयर करो कि भाई देखिए हमसे नहीं लगा, आप भी ट्राई करो। कभी कभी कई बार ऐसा होता है कि आपके माइंड में वो बात नहीं आई, लेकिन दोस्त के माइंड में वो बात आ गई। और कभी कभी हम ऐसा उम्मीद नहीं करते कि ये क्वेश्चन ये बता देगा, लेकिन कभी कभी बता भी देगा। तो बड़ा आश्चर्यचकित वाली चीजें हैं। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की चीज है, किसके दिमाग में कौन सी बात क्लिक करेगी नहीं। हाँ, लेकिन ध्यान दे, दोस्त पढ़ने वाला भी होना चाहिए। ऐसा कि नहीं तुम घोचू, तुमसे महाघोचू वो है, तो वो टेंशन आपका और बढ़ा देगा। वो टेंशन कम नहीं करेगा, और टेंशन देगा आपको। समझ गए? पागल होगा सड़क पे कागज बनने लगेंगे। तो ऐसा मत करना। और अगर ऐसा दोस्त है तो ग्रुप मत बनाना, फिर आवश्यकता नहीं है बनाने की। क्यों? उसमें टेंशन ही बढ़ेगा आपका। आगे बढ़ सकते हैं बच्चे? आओ। अब देखो बाबू, ये वाला क्वेश्चन ना तुमको होमवर्क दे रहे हैं, सारा तो करा ही रहे हैं, एक आध आप भी घर पे करना, ट्राई करना, दिक्कत आएगी तो बताना। अगला अगला एक और है, इसको चलो करते हैं। अच्छा सुनो बाबू, बात नहीं प्लीज। एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 5.7% कमीशन मिलता है। अगर बिक्री 10,000 रुपए से बढ़ जाए तो उसको 3.8% का बोनस मिलता है। इसका मतलब 10,000 तक तो ये मिलेगा, और 10,000 के ऊपर 3.8% बोनस भी मिलेगा। अगर कुल कमीशन, मतलब उस सेल्समैन का जो कुल कमीशन है दिया गया है 920, तो उसका बोनस बताओ। अच्छा, इस प्रकार का सवाल हमने खूब लगाया है। सेम पहला सवाल इसी प्रकार का तो था, इतना तक इतना, इसके ऊपर बोनस, और कुल कमाई दिया है 920। लेकिन वहां पूछता था कुल बिक्री बताएं, लेकिन यहां क्या पूछ रहा है? बोनस। मतलब अलग प्रकार का पूछने लगा, सिर्फ बोनस पूछ रहा है, नो कमीशन। कमीशन तो दे रखा है, बोला उस कमीशन में बोनस कितना है। ये थोड़ा फंसाने का प्रयास किया है, बट मैं नहीं लगाऊंगा, पहले आप लगाएंगे। पहले आप एक बार अटेम्प्ट लीजिए। सुनो निर्भय, इसको बंद करो। एसी से पानी गिर रहा है मैडम। आप कहिए तो आपको बैठाया जाए वहीं पे एसी में, अपना नहा भी लीजिए और ठंडा ठंडा हवा भी लगेगा। ट्राई करो बच्चे एक बार।
ट्राई करना बच्चे, बात नहीं प्लीज। एक बार अटेम्प्ट लो, चूंकि इस क्वेश्चन इस तरह का हमने कराया है और थोड़ा सा चेंजिंग कर रहा है। हाँ जी, एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 5.7% का कमीशन मिलता है। एक कोई सेल्समैन है, उसको सारी बिक्री पर, टोटल सेल्स पर 5.7% क्या मिलता है? कमीशन। अगर बिक्री 10,000 रुपए से बढ़ जाए, अगर बिक्री 10,000 रुपए से बढ़ जाए तो उसको 3.8% का बोनस मिलता है। 10,000 से बढ़ जाए, इसका मतलब यह है कि 10,000 तक तो उसे क्या मिला? 5.7। इससे बढ़ेगा तो 5.7% कमीशन तो मिलेगा, लेकिन 3.8% बोनस भी मिलेगा। अगर हमसे कुल सेल्स पूछता ना तो इसको हम जोड़ चुके होते अब तक, लेकिन अभी हम देखो इसको जोड़ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं जोड़ रहे बच्चे? क्योंकि हमें बोनस कमीशन में से खाली बोनस बताना है, इसलिए मिक्स नहीं कर रहे हैं इसको। वरना 10,000 तक इतना और इसके ऊपर बोनस है तो वो तो जुड़ जाएगा ना, फटाक से ऐड हो जाएगा वो। लेकिन वो हम तब करके निकाल रहे होते जब हमसे पूछता कि बताओ अगर उसकी कमाई इतनी है तो उसकी बिक्री कितनी है। सवाल किया था ना आपने कल के सेशन में। लेकिन बच्चे इसमें तुमसे सेल्स पूछ ही नहीं रहा है, इसमें कह रहा है कि नहीं हमको उस कुल कमीशन में से खाली बोनस बताओ कितना है, इसलिए हमने इसको जोड़ा नहीं, इसको अलग ही रखा। ठीक है ना, इसको अलग ही रखा। अब ध्यान दो, पूरे के पूरे 10,000 पे तो 5.7% कमीशन मिलेगा ही मिलेगा। तो भैया 10,000 का 5.7 कितना होता है? 570 रुपए कमीशन तो यही मिला था हमको। अब कुल कमीशन कितना है? 570, तो यही मिला। कितना बचा? 350 बच गया कमीशन। और वो कमीशन कहां मिलेगा? इसके ऊपर वाले सेल्स पे मिलेगा। तो ये 350 इसके ऊपर वाले पे मिला, जिसमें क्या है? कमीशन भी है, बोनस भी है। क्योंकि बोनस यहां तो नहीं था, बोनस तो इसके ऊपर मिल रहा है। अब इसके ऊपर कितना सेल है हमको नहीं पता, लेकिन इसके ऊपर जो भी सेल है उसमें क्या है? कमीशन भी है। और तो हम ये निकालना चाहते हैं किस रेशियो में कमीशन और बोनस है। तो 19 दूना, इसके ऊपर वाले पर जो भी बिक्री है उस पे बोनस और कमीशन और बोनस 3:2 के रेशियो में। तो इसके ऊपर वाले पे कुल कितना मिलेगा? बोनस कमीशन मिला के। लेकिन इसके ऊपर वाले पे कुल मिल कितना सकता है? मैक्सिमम इतनी तो मिलेगा, हमें इतना ही कम है, इतनी ही चाहिए। तो कुल 5 मिल रहा है, जबकि हमें चाहिए कितना था? तो 5 सते 70। अगर हमसे पूछता कमीशन तो 3 का गुना मारते, लेकिन हमसे क्या पूछा है? बोनस। तो 70 तो हो जाएगा 100, सिर्फ बोनस। बहुत सिंपल सवाल था, लेकिन बस वही था कि वहां तक सोच नहीं पा रहे थे। पूरे का 5.7 मतलब 570 तो यहां मिला, 920 से 570 यहां मिल गया तो बचा 350। ये 350 इसके ऊपर वाले पे मिला होगा, और इसके ऊपर वाले पे क्या मिल रहा है? कमीशन भी मिल रहा है और बोनस भी मिल रहा है। अगर कुल की बात करता तो कुल इतना मिल रहा है। हमसे अकेला बोनस पूछ रहा है, तो बच्चे यहाँ का बोनस तो ये मिल रहा है, तो यहाँ का बोनस और कमीशन अलग अलग रखना पड़ेगा, तभी तो हम बोनस निकाल पाएंगे। तो 5 × 7% ये, 3.8% ये, तो कितना रेशियो में कमीशन बोनस है? 3:2। तो यहाँ पे कुल कितना मिल रहा है कमीशन बोनस मिला के? 5 यूनिट, जबकि मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 350, क्योंकि यही बचा है मेरे पास। तो 5 के बजाय 350, 70 गुना, 2 का 70 गुना 140। ध्यान रखना, एक पैटर्न का सवाल था, बढ़िया पैटर्न था ये। थोड़ा रिवीजन प्रैक्टिस करने के बाद इसका माइंडसेट रखना, किस तरह का सवाल था, कैसा पूछा, वैसे समझने की कोशिश करना। बस थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये वैरायटी भी आपके दिमाग में एकदम सेट से हो जाएगी। तो ये हमारा रहा कमीशन के क्वेश्चंस। ठीक है ना। अब हम चलेंगे बच्चे आगे। अगर इतना कमीशन क्वेश्चन आप लगा देते हो, रिवाइज कर लेते हो बढ़िया से,
तो कमीशन के सवाल मैक्स टू मैक्स आप बड़े आसानी से कर सकते हो, और हर जगह एक ही प्रकार की चीज़ बोल रहा है। तो ये सारे के सारे सवाल तुम्हारे कमीशन के थे। अब इसके आगे बढ़ेंगे बाबू, और अपना लास्ट टाइप बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन, ये सबसे अंतिम टाइप है, सबसे लास्ट वैरायटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई। देखो परसेंटेज काफी दिनों से चल रहा था, बड़ा ही डिटेल और डेप्थ में पढ़ने का प्रयास किया हम लोगों ने, और बहुत लंबा समय चला ये। हमने कहा भी था कि थोड़ा पेशेंस रखना, एक लंबी जर्नी यहाँ पे होने वाली है। ये अपना लास्ट टाइप आ गया। अब ध्यान से समझना, एग्जामिनेशन बेस से भी क्वेश्चन एक आध पेपर में दिख जाते हैं। एग्जामिनेशन बेस में 2 से 3 फॉर्मेशंस के प्रश्न बनते हैं। पहला इसका जो प्रश्न बनता है वो पास फेल वाला, मैथ्स में पास, इंग्लिश में फेल, दोनों में पास, दोनों में फेल बनता है ना। तो पास फेल वाला बनता है। पास फेल वाले प्रश्न का क्या कंसेप्ट है सुनना। जैसे मैंने कहा कि मैंने आपका पेपर लिया, आप सभी विद्यार्थी शामिल हुए। मानो मैंने मैथ्स का पेपर लिया और इंग्लिश का लिया, तो कुछ ऐसे विद्यार्थी थे मैथ्स में पास, इंग्लिश में फेल। कुछ ऐसे थे जो इंग्लिश में फेल, मैथ्स में पास, और कुछ ऐसे टैलेंटेड विद्यार्थी जो दोनों में फेल। वो टैलेंटेड लोग हैं। अब जो दोनों में फेल है या दोनों में पास है, वो बहुत घातक प्राणी होता है, क्योंकि वो हर जगह इन्वॉल्व है। आप देखते हैं ना, किसी पार्टी में वेज और नॉन वेज का अगर प्रोग्राम हो गया, तो वहां पे गेट पे देखते होंगे, स्पेशली शादी विवाह में या किसी फंक्शन में या किसी के एनिवर्सरी पे, मान लो किसी ने बढ़िया पार्टी सेलिब्रेट करी है और दोनों अरेंजमेंट किया है कि भाई वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, हमारे दोस्त या हमारे रिलेशन में बहुत से लोग ऐसे जिनकी डिमांड हो सकती है, तो 2 सेक्शन बना दिया, वेज एंड नॉन वेज। और गेट पे देखते होंगे एक भाला लेके खड़ा रहता होगा, कपड़ा वपड़ा पहन के, पगड़ी उड़ी लगा के बढ़िया से भाला लेके खड़ा रहता है। काय लेके खड़ा रहता है समझ में आया नहीं? बस वो उनको पहचानने के लिए खड़ा रहता है जो दोनों तरफ कूद रहे होते, वेज खा के नॉन वेज, नॉन वेज खा के वेज। देखो वेज खाने वाला तो नॉन वेज की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन नॉन वेज खाने वाला वो वेज की तरफ कूद सकता है एक बार, ठीक है ना। तो जो बोथ वाला होता है ना बच्चे, वो इंपॉर्टेंट है। अब चलना, मैथ्स का पेपर लिया, इंग्लिश का पेपर लिया। कुछ लोग मैथ्स में फेल, इंग्लिश में पास, इंग्लिश में फेल, मैथ्स में पास, और कुछ टैलेंटेड दोनों में फेल। मैंने कहा सिर्फ मैथ्स में फेल बताओ। मान लो मैंने पूछा सिर्फ मैथ्स में फेल बताओ, तो वास्तव में जो मैथ्स में फेल हैं बट इंग्लिश में पास हैं, वो तो मैथ फेल में आएंगे, लेकिन जो दोनों में फेल थे ना, वो भी आएंगे। फिर मैंने कहा इंग्लिश फेल बताओ, तो जो सच में इंग्लिश में फेल हैं लेकिन मैथ्स में पास हैं, वो तो इंग्लिश फेल में आएंगे, लेकिन जो दोनों में फेल थे वो फिर आ जाएंगे, बोलेंगे हाय मैं इधर भी हूं, हेलो मैं इधर भी हूं। व्यक्ति एक है, गणना मैथ्स फेल में भी करवा रहा है और गणना इंग्लिश फेल में भी करवा ले रहा है। तो यार जब व्यक्ति एक है तो गणना 2 बार तो नहीं होगी। भले तुम दोनों में फेल हो, लेकिन गिनती तो तुम्हारी एक ही बार में होगी ना। तो बस बोथ वाले को बच्चे ध्यान रखना होता है, इसको ध्यान रख लोगे काम बन जाएगा। जैसे अब सवाल करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में फेल, 30% मैथ्स में फेल, 40% अंग्रेजी में फेल, 40% किस में फेल? इंग्लिश में फेल, और 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल। 20% विद्यार्थी किस में है? बोथ, यानी दोनों में फेल। बताओ परीक्षा में कुल कितने पास हुए? अब सुनो, जो दोनों में फेल है इसका मतलब वो मैथ्स फेल में भी आया है और इंग्लिश फेल में भी आया है। ये तो दोनों में फेल था ना, तो इंडिविजुअल मैथ्स फेल में भी आ गया होगा, इंडिविजुअल इंग्लिश फेल में भी आ गया है। व्यक्ति अकेला है लेकिन आया कितनी बार है? गणना कितनी बार करवाया और करना कितनी बार चाहिए? व्यक्ति तो एक ही है। तो ये मैथ और इंग्लिश मिला के फेल हुए 70%, लेकिन इस 70% में 20% कितनी बार है और आना कितनी बार चाहिए? तो बच्चे एक बार निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब वास्तव में फेल कितने हुए थे? 50%। और विद्यार्थी होते कितने हैं? तो पास कितने हुए? 50% विद्यार्थी हमारे पास हो गए।
हमारी बात समझ में आई? ये तो कंसेप्चुअल बात हमने सिखाया जो दोनों में इन्वॉल्व था। या बहुत से बच्चे वेन डायग्राम की तरफ भी जाने का प्रयास करते हैं। वेन डायग्राम की तरफ भी जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना दोनों जानना जरूरी है। कभी वेन डायग्राम भी टेक्निकल हो सकता है, कभी कंसेप्चुअल चीज ज्यादा आसान हो सकती है। तो वेन डायग्राम की तरफ गए, मैथ्स फेल, इंग्लिश फेल, मैथ्स फेल और ये इंग्लिश फेल, अच्छे लाई दोनों टैलेंटेड लोग हैं, दोनों में फेल। ठीक है ना? अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन? जो दोनों में फेल है। कितने लोग हैं? तो बच्चे ये 20, ये दोनों वाला है। अब देखो मैथ्स में कितने फेल? 30%। 30% मैथ्स में फेल, इसमें 20 तो यही है। इसका मतलब 10% ये वो लोग थे जो सिर्फ मैथ्स में फेल थे लेकिन इंग्लिश में पास, ये वो लोग हैं। अगला 40% इंग्लिश में फेल, तो 40% इंग्लिश में फेल, तो 20 तो यही है। तो ये 20% वो लोग हैं जो सच में इंग्लिश में फेल हैं लेकिन मैथ्स में पास है ये। ठीक है ना? लेकिन अगर सारा काउंट करूं तो ये कौन से लोग हैं? फेल वाले। तो 20 20 40 10 50% सारे फेल वाले हैं। कुल होते 100% हैं, तो पास कितने परसेंट वाले हैं? पास 50। लेकिन एक फायदा यहां मिलेगा, अगर मैं कहता सिर्फ मैथ्स में फेल, ध्यान देना, ओ फॉर ओनली मैथ्स फेल, कितने होते? हाँ बच्चे बोलेगा, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में फेल बताओ, ओनली 10%। फिर आप बोलेंगे सर मैथ्स में फेल तो 30 था। नहीं, 30 पूरा था, जिसमें 20% ऐसे लोग होचू और टैलेंटेड लोग भी थे जो दोनों में फेल हो रहे थे, महान लोग। अगर मैं कहा सिर्फ ओनली इंग्लिश में फेल, ओनली इंग्लिश में फेल का मतलब ही हुआ कि इसका मतलब मैथ में पास, सिर्फ इंग्लिश में फेल, तो ये 20। ठीक है ना? और मैं पूछूं कि सिर्फ एक विषय में फेल कुल विद्यार्थी, तो ये 10 और 20, ये आ जाएगा 30। ये 3 सवाल और फ्रेम कर सकते थे आप, तो ध्यान रखना और अच्छे से नोट कर लो, नहीं तो फिर फंस जाओगे। एक बार नोट कर लो, फिर अगला सवाल की तरफ चलेंगे। समझे? समझ में आएगा नहीं सबको? छापो, राइटिंग चुमाओ। समझ में आया भाई? क्या चला? एकदम झमाझम, बढ़िया। लगाओ बच्चे लगाओ, बस एक क्लास और कर लेंगे, परसेंटेज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना? फिर नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ध्यान देना, थोड़ी स्पीड भी बढ़ेगी। अब उतना सीखने सिखाने की बात नहीं रहेगी। परसेंटेज को अच्छे से रिवाइज कर लेना बढ़िया से, स्पेशली इसके कंसेप्ट से रिवाइज कर लेना। पूरा का पूरा परसेंटेज खत्म होने के दौरान मैंने आपको फ्रैक्शन परसेंटेज याद करने के लिए बोला जो आप नहीं किए, स्क्वायर क्यूब्स बोला नहीं किए, ये सब कर लेना भाई खत्म होते होते, क्योंकि आगे फिर हम ये चीज़ डायरेक्टली यूज में लाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं समझे? आप लोग देवी लोग समझ रहे हैं? अच्छा, नहीं बताएंगे कि हम क्या समझ रहे हैं? हो गया भैया, नोट कर लिया क्या इसको? नेक्स्ट वेन डायग्राम जल्दी से करो, फिर आगे चलेंगे बाबू।
क्या मैडम, समझ गए? आगे बढ़े नेक्स्ट। अब देखो यार, अब इसे समझते हैं। अब ये कह रहा है कि 72% कर्मचारी चाय पसंद करते हैं। एक कोई कार्यालय है, 72% लोग क्या पसंद करते हैं? चाय। 44% लोग कॉफी। 44% लोग क्या पसंद करते हैं? कॉफी पसंद करते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगली लाइन, यदि प्रत्येक कर्मचारी कुछ न कुछ पसंद करते हो, यही तो गड़बड़ है। यदि प्रत्येक कर्मचारी कुछ न कुछ पसंद करते हो, इसका मतलब न पसंद करने वाला कोई नहीं है, सब कुछ न कुछ पसंद कर ही रहे हैं। यहां तक भी ठीक था। अगली लाइन, एवं 40 कर्मचारी दोनों पसंद करते हैं, ये गड़बड़ कर दिया। मतलब न पसंद करने वाला भी कोई नहीं है और 40 ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं। अच्छा, इसका मतलब 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो बोथ। अगर ये परसेंट में होता तो और मजा आता, लेकिन परसेंट भी नहीं दिया। ये परसेंट दिया तो हम निकाल देते दोनों में से। ये परसेंट न देके नंबर दिया और परेशान करने की बात कर दी इसने। बट कोई दिक्कत नहीं। कह रहा बताओ कार्यालय में कितने कर्मचारी हैं। अब तुम्हें कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ये बताओ, 72% चाय, 44% कॉफी, ठीक है। कह रहा है कि कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जो ना पसंद करता हो। इसका मतलब सबके सब पसंद करते हैं, और जब सबके सब पसंद करते हैं तो जोड़ने पे क्या आना चाहिए? 100%। 100% आना चाहिए। लेकिन अगली जो लाइन बोला है ना कि 40 लोग दोनों पसंद करते हैं, 40 लोग दोनों पसंद करते हैं, और दोनों पसंद करने वाले हैं तो वो इसमें भी आए होंगे और वो इसमें भी आए होंगे, दोनों जगह आए होंगे। वो इसमें भी आए होंगे, वो इसमें भी आए होंगे, दोनों जगह आए होंगे। नहीं आए होंगे क्या? आए होंगे, दोनों जगह आए होंगे। और अगर दोनों जगह आए हैं तो आना तो एक ही जगह चाहिए, क्योंकि व्यक्ति तो अकेला था। दो जगह आ गए, और अगर ये एक ही जगह आता तो जोड़ने पे क्या आता? 100% तब भी आता, क्योंकि भाई एक बार तो चाहिए ही ना। दोनों पसंद करने वाले हैं तो एक बार तो उनकी गणना हमको चाहिए ही चाहिए। लेकिन ये गणना कितनी बार करवा लिए हैं? 2 बार। तो अगर इनकी गणना एक बार हुई होती तो क्या आता? 100%। क्यों? क्योंकि सब के सब कुछ ना कुछ पी ही रहे हैं, ना पीने वाला कोई है नहीं। तो हमको डर केवल बोध से है। भाई आप कॉफी, आप चाय, आप चाय, आप चाय, आप कॉफी, कोई दिक्कत नहीं, 100% लोग पी रहे हैं। लेकिन जो बोथ वाले हैं वही पेनफुल हैं। अगर ये बोथ वाले ना होते तो क्या आता? 100%। लेकिन बोथ वाले हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार तो रहे, व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन कहां कहां घुसा पड़ा है? चाय में भी और कॉफी में भी। अगर ये एक बार होता तो 100% आता, लेकिन ये 2 बार है तो ये 100% क्या करेगा? एक्सीड कर जाएगा। एक बार, 2 बार गिनती हो गई ना, तो एक बार तो हमें चाहिए 100% पहुंचने के लिए, और एक बार क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा जुड़ रहा है। तो अगर इसको जोड़ोगे तो 72 और 44, 100। तो ये जो 16% एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये इसीलिए चला गया क्योंकि बोथ वाला 2 जगह घुसा पड़ा था, और हम निकाल भी नहीं पा रहे थे क्योंकि नंबर था। परसेंट होता तो निकाल देते एक बार, इसलिए निकाल भी नहीं पाए। और सबके सब पी रहे हैं तो 100% होना चाहिए, और एक बार हमें बोथ वाला तो चाहिए ही चाहिए। 2 बार था, इसीलिए 100% से क्या हो गया? एक्सीड। तो जो एक्सीड हुआ इसीलिए हुआ क्योंकि एक बार एक्स्ट्रा जुड़ा है। इसका मतलब मेरे को आइडिया तुरंत लग गया कि हमारा जो 16% है वो कौन है? बोथ वाला। तो 16% बोथ, जबकि बोथ है कितने? तो इसको काटो 4 से, तो 4 चौका 16 और ये 10। अब हमको 100% चाहिए, क्योंकि कुल कर्मचारी चाहिए ना। तो 16% कर्मचारी ये है, 4% ये है, तो ये कितना गुना जाएगा? 25। तो इसको भी 25 गुना तो करोगे ना, तो कितना आ जाएगा? 250। समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं? हाँ, या आप ऐसे भी कर सकते थे, 16% इतना, तो 1% 40/16, तो 100% 40/16 इंटू 100, बेसिक वाला तरीका कर सकते थे। थोड़ा हमने दिमाग लगाया, 4 से काट दिया। 4 चौक 16, 25 चौक का 100, 25 दाम में 250। ठीक है ना? तो हमारे कुल कर्मचारी कितने थे? 250। ये कंसेप्चुअली हम स्ट्रांग हैं,
कंसेप्चुअली आसानी से कर ले रहे हैं, लेकिन अगर इसी को बच्चे हम वेन डायग्राम से करते हैं, आओ दिखाते हैं वेन डायग्राम से, और थोड़ा क्लियर होगा आपका कंसेप्ट। 72% लोग चाय, 44% लोग कॉफी, और 40 लोग हैं जो, और प्रत्येक एम्प्लॉय कुछ ना कुछ पीता है, न पीने वाला कोई है ही नहीं है। तो देखो चाय और कॉफी, ये चाय वाले लोग हैं, ये कॉफी वाले लोग हैं, और ये दांत चियारने वाले लोग हैं जो ही करके दोनों पी ले रहे हैं चाय और कॉफी। अब सुनो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? बोथ वाला। अब बोथ हमें पता ही ना है, पता भी है तो नंबर में पता है, अब सब परसेंटेज में है तो हमको परसेंट में चाहिए। हमने मान लिया चलो बोथ वाला नहीं पता, तो हम लोग मैथ के आदमी हैं, अपने आवश्यकता अनुसार मान लिए क्या है x%, ठीक। 72% चाय, तो 72% में ये x% तो होगा ही होगा, तो यहां कितना बचा? 72% माइनस कॉफी 44%, 44 में x तो होगा ही होगा, तो 44% माइनस ये कॉफी होंगे, और ये सारे के सारे जोड़ने पे क्या आना चाहिए? 100%। क्या आना चाहिए बच्चे? 100%। क्यों? क्योंकि सबके सब पी रहे हैं, न पीने वाला कोई है ही नहीं। तो इसको जोड़ो, 72% माइनस x% प्लस x% प्लस 44% माइनस x% बराबर 100%। x से x खत्म, सही है। अब देखो ये 116%, 100 इधर लाओ, 100%, x उधर ले जाओ, x%, तो आपको मिला ना x% बराबर 16, x% बराबर क्या आएगा? 16%। तो ये 16% बोथ आया, जिसकी वैल्यू क्या है? तो 4% बराबर, तो 100% बराबर 250। लेकिन अब आप देखिए कि यहाँ पे ज़्यादा टेक्निकलिटीज हो रही हैं आपको वेन डायग्राम में, नहीं समझेंगे तो कैलकुलेशंस भी जाएगा आपका। तो सवाल बहुत प्यारा था, लेकिन अगर आप थोड़ा कंसेप्चुअली स्ट्रांग है तो यहाँ हमें कम कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको कंसेप्ट और वेन डायग्राम का कंसेप्ट दोनों पता होना चाहिए, आवश्यकता अनुसार मूव ऑन करेंगे। तो ये एक बढ़िया सवाल था जिसमें न पीने वाले की भी बात कर रहा है और दोनों पीने वाले की बात कर रहा है, ठीक है ना? तो नोट कर लो इसको, थोड़ा बढ़िया सवाल था। अब आगे फिर इसके बढ़ेंगे, बट इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चे? समझ में आया कि नहीं सबको? कहाँ सीखना है, कहाँ पॉइंट्स की बात है, कहाँ गलती हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती है, इसको थोड़ा समझना। सबसे इंपॉर्टेंट बोथ वाला है। हाँ जी बच्चे, आगे बढ़ सकते हैं। नोट कर लिए इसको? ये वेन डायग्राम नोट करो। दूसरा तरीका, ये थोड़ा कंसेप्चुअल था और ये समझ में भी आना चाहिए कि वेन डायग्राम का कंसेप्ट क्या है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ बच्चा, ठीक। हाँ जी बच्चे, चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं बाबू। क्या आपने, हाँ तो आज के लिए इतना ही, समय भी अपना हो गया है। मुश्किल से 5-6 सवाल और हैं हमारे एग्जामिनेशंस पे,
तो कल में भी इसको हम समाप्त कर लेंगे। उसके बाद अगली कक्षा से फिर हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि परसेंटेज को अच्छे से रिवाइज करके आप फिर नए टॉपिक में आए, इसलिए रिविजन्स वगैरह स्टार्ट करें अपना, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा, एक बच्चा मेरे को एक अपना क्वेरी पूछ रहा था, वो कौन बच्चा है इसमें, कहाँ बैठा है ये जो क्वेरी पूछ रहा था? ये विद्यार्थी आप ही हैं? अच्छा, बैठे रहो। एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना क्योंकि अभी तो मैं करा नहीं पाया, तो चलो कल इसको फिनिश कर लेते हैं, फिर इसको लास्ट में आपका देख लेंगे, ठीक है ना। आज नहीं करा पाया बिकॉज थोड़ा ध्यान में भी नहीं आया और अपना रिदम में आगे बढ़ गए हम, तो परेशान नहीं होना, करा देंगे।